अमेरिकी फेड के दरों में बदलाव नहीं करने से चढ़े वहां के बाजार। एशियाई बाजारों से मिली जुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी। मोदी सरकार के बजट को बाजार ने दी सलामी। सेंसेक्स निफ्टी 2% चढ़ा, बैंक निफ्टी 2.5% उछला। बजट के बाद अब बाजार में आज कैसे करें ट्रेड, ये बताएंगे शो में आगे। Excellent budget. It has tackled a lot of different things और इसकी फायदा तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। प्लान है इस सरकार का डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, इकोनॉमी को बढ़ाने का, उसको चालू रखा। कॉर्पोरेट टैक्स पर खामोशी के बावजूद इंडस्ट्री ने बजट को सराहा। दिग्गजों ने कहा सरकार ने पेश किया संतुलित बजट। पावर सेक्टर की उम्मीदों पर भी खरा उतरा बजट। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2022 तक हर घर में 24 घंटे मिलेगी बिजली। मारुति के लिए शानदार रहा जनवरी का महीना। कुल बिक्री में 27% की बढ़त। एस्कॉर्ट, अशोक लेलैंड और आयशर के भी अच्छे आंकड़े। हीरो मोटो की बिक्री पिछले महीने से 43% बढ़ी। और बिक गई सोना कोयो। जापान की JTKT के साथ डील हुई। 419 करोड़ रुपए में प्रमोटर्स ने बेची अपनी पूरी हिस्सेदारी। 26% हिस्से के लिए आएगा ओपन ऑफर। बेहद शानदार दिन रहा कल बजट का। भारतीय बाजारों के लिए नए हाईज बनते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल है कि बजट तो गया पीछे, आगे तेजी और 9000 तक की बनेगी या नहीं, और क्या अब फिर से नई खरीदारी के मौके हैं? जी हाँ, इस सवाल का लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। यहाँ PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब जो स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आपका स्वागत है। और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर, और उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी 8700 के ऊपर है, ये अच्छी खबर है, लेकिन 32 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में थोड़ी सी नरमी भरा संकेत आज देखने को मिल रहा है। साथ ही देखिए यूएस के मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। एप्पल के नतीजे जिस तरह से आए उसने दम भरा वहां पर, लेकिन 20,000 के नीचे है इस समय डाउ, ये भी सच बात है। अच्छी खबर अगर एक और ढूंढे तो वो ये है कि डॉलर इंडेक्स, यहाँ ये देखिए 100 के नीचे इस समय कर रहा है कारोबार। ग्लोबल संकेतों से कोई दिक्कत की बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, और इस तरह के संकेत हम आसानी से बचा सकते हैं जिस तरह के मूड माहौल में है हेमंत। और कल जिस तरह की शानदार तेजी बनी बजट के बाद में, और बजट में कुछ भी खराब ना आना सबसे बेहतरीन रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पर आपने एक भी नेगेटिव हेडलाइन नहीं देखी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने मूड को संभालने और सुधारने का काम किया, और उस लिहाज से बेहद संतुलित बजट था। तो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, और ये एक सबसे बढ़िया खूबसूरत बात इस बजट की रही कि पिछले इतने सालों से जो हम बजट देख रहे हैं उन सालों में सबसे आसान बजट ये था सुनने समझने के लिहाज से। हालांकि फाइन प्रिंट हर बजट में होती है, इसमें भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल बजट ने बाजार का मूड और आगे ही तेजी के लिए जितने डर थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आ सकता है, नहीं आया। एसटीटी में बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं बढ़ी। एक्साइज में बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं बढ़ी। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, वो भी नहीं बढ़ी। तो जितने डर थे देखिए उन सबको हमने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिर आज एसजीएक्स निफ्टी क्यों डर रहा है? आजकल की बड़ी तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, और दूसरा ये कि आंकड़े शायद एफआईएस के उतने दमदार नहीं है जितने हम देखना चाहते थे। दो और बड़ी चीजें जो नहीं आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनी, एक तो फार्म लोन वेवर और दूसरा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, वो लाई जा सकती थी। तो कुल मिलाकर कल हम सुबह यही बात कर रहे थे कि देखिए तेजी होगी तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप आएगी, और बेस्ट ट्रेड ये हो सकता था कि अगर आप बैंक निफ्टी खरीदें, नहीं तो फिर निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी लॉन्ग एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता था। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी की लीडरशिप की जो जरूरत थी वो मिली है। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। ग्लोबल को मैं पॉजिटिव मानकर चल रहा हूं। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है, डोमेस्टिक फंड्स एफएनओ पॉजिटिव साइड पर है,
टेक्निकल संकेत डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, और सेंटीमेंट बेहतरीन है। तो कुल मिलाकर इस तरह के बाजार में मेरी एक साफ राय है कि अगर बहुत तेजी से नीचे खुल जाए, 40-50 पॉइंट या 32-35 पॉइंट भी नीचे खुले, हालांकि मुझे लग नहीं रहा एसजीएक्स निफ्टी को देखकर कि हम इतना नीचे खुलेंगे, शायद फ्लैट या मामूली सी कमजोरी के साथ खुले तो खुले। अगर 30-35-40 पॉइंट नीचे खुल जाए तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉलर की कमजोरी और घरेलू फंड्स की खरीदारी सहारा देगी बाजार को। एफआईएस के कमजोर आंकड़ों की वजह से ऊपरी स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली आनी संभव है, इतनी तेजी होने के बाद आनी भी चाहिए। लेकिन आपके लिए एक संकेत साफ है कि 8,600 के नीचे अब जब तक बंद न हो, हालांकि हम वहां से काफी ऊपर हैं, 100-125 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली लेवल वही निकल कर आ रहा है। तो जब तक आप 8,600 के नीचे बंद न हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि 8,700 के ऊपर आज फिर से बंद होते हैं तो तेजी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है 8,650 का। आपको याद होगा 2 अटेम्प्ट हमने 8,660 के आसपास किए, वहां टिके नहीं, लेकिन कल जिस तरह से उस लेवल को पार करके टिके हैं तो उसके ठीक 10-15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 8,650 का स्टॉप लॉस लगाकर आज की कमजोर ओपनिंग पर तुरंत खरीदारी करें। 8,750, 8,775 ऊपर का लक्ष्य। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है, आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, और 19,800 के पुट पर काफी इंटरेस्टिंग एक्शन कल होता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है 19,750, 19,800 ये बैंक निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है, और उसके नीचे बैंक निफ्टी जाने की संभावना कम दिख रही है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपरी तरफ 20,000, माफ कीजिएगा 22,000 लीजिए, ये भी आएंगे वैसे लेवल लेकिन 20,200 ये मेरा ऊपर का टारगेट आज बैंक निफ्टी के लिए। सेक्टर ऑयल एंड गैस मुझे मजबूत लग रहा है, इंफ्रा शेयर अच्छे लग रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी बनेगी, और खास तौर से छोटे रियल एस्टेट स्टॉक्स जिन्हें आप साफ तौर पर रियल एस्टेट के नाम पर नहीं जानते, लेकिन जिनमें अच्छी खासी रियल एस्टेट है और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हुए ये तमाम शेयर आज के सेशन में दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बुल्स कंट्रोल में एसजीएक्स निफ्टी को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक बाइंग कल भी देखने को मिली थी, और अनिल देखिए मारुति नए लाइफ टाइम हाई पर, आयशर बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के करीब, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर देखिए कल रात को यूएस में कितनी तेजी हुई, 7% की तेजी हुई है। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस एसजीएक्स निफ्टी को थोड़ी देर के लिए आप दरकिनार कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो वागले साहब हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या टारगेट देना चाहेंगे निफ्टी पे? 9,000, 10,000 कहां तक जाएगा ये बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। वो जो 10,600 का तो हमने बात किया है, वो तो 1 साल है अभी तक, तो उसमें तो उस तरफ अब चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल पैटर्न एकदम क्लियर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक आध दिन करेक्शन नहीं होगा या फॉल नहीं होगा। आज का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 8650 मेरा स्टॉप लॉस अनिल जी के साथ मैच हो रहा है। उनका 8750, 8775 का इंट्राडे टारगेट मैं प्रिज्यूम करता हूं। मेरा 8805 का 1 से 2 दिन का व्यू है, तो वो भी मैच हो रहा है। 19,800 मुझे नहीं लगता है बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा। ऑन द अपसाइड 20,300 के मेरे टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, चलिए तो तेजी करिए, और एक आध दिन हो सकता है थोड़ा बहुत नरमी दिखे, लेकिन बाजार का जो ट्रेंड है वो मजबूती है, चार्ट्स पर यही समझ में आ रहा है। लेकिन एफआईआईज ने इतनी बड़ी तेजी में कल पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? नंबर्स ऐसे ठंडे क्यों आए हैं? सरप्राइजिंग एक्चुअली, और कल की तेजी को देखकर लग नहीं रहा था कि एफआईआईज के आंकड़े इतने ढीले डाले होंगे। मुश्किल से 100 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी, इनफैक्ट नेट तो हेमंत बिकवाली है, क्योंकि फ्यूचर्स भी सिर्फ 120 करोड़ के उन्होंने खरीदे, सामने 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो नेट सेलिंग है। पता नहीं अब उनका मूड क्यों नहीं बदला, क्योंकि एफआईआईज को जो कुछ चाहिए वो तो सब दिया है। सही बात है। एफएम साहब ने कि भाई 3% का वित्तीय घाटे का लक्ष्य अगले साल के लिए। इवन एफपीआईज के लिए जो क्लैरिफिकेशन आ गया, और कोई चीज ऐसी बची नहीं। अच्छा, एक और बड़ी चीज जो एफआईपीबी को डिसमेंटल किया है, वो बड़ी चीज है, वो पॉजिटिव। हाँ, मतलब नहीं तो क्या होता है कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें अटकी रहती है, ब्यूरोक्रेट्स को डिसीजन लेने होते हैं, तो ये सब बहुत अच्छे पॉजिटिव संकेत है। बट एनीवे एफआईआईज का मूड अपने रीजन से होगा क्यों वो नहीं खरीद रहे, लेकिन हमें जहां खरीदारी और उस पर फोकस करना है वो है घरेलू फंड। और देखिए सबसे बढ़िया बात इस बजट में जो मुझे लगी वो ये कि इस बजट ने हमारे अपने निवेशकों को रिवॉर्ड किया है, क्योंकि 7,900 से लेकर अब तक सारी की सारी खरीदारी घरेलू फंड्स की हुई है। और घरेलू फंड्स की खरीदारी होने का मतलब है पैसा आप सबने लगाया है और उन्हें फायदा मिलता हुआ देखा है, क्योंकि इस दौरान पूरा एफआईआईज ने बिकवाली की है। तो इस बजट में अगर खराब होता कुछ और बजट के बाद बाजार गिरता
तो नुकसान हमारे इन्वेस्टर्स को होता है। तो ये एक अच्छी बात हुई, जो म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाकर हमारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन्हें इस बजट से फायदा होगा। तो ओवरऑल कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफआईज ने ऑप्शन जरूर 2200 करोड़ के खरीदे हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट के लिहाज से तो मैं उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। डेटा उतने मजबूत नहीं है और यही वजह कि थोड़ी ऊपर के लेवल पर मैं ये मानता हूं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एफआईज की ये आंकड़े ही बाजार की तेजी को या अपसाइड को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आंकड़े बढ़िया होते तो 8800 आज ही दिख जाए। मुझे लगता है उनके पास अभी भी आईटी और फार्मा है। देखिए उनका फेवरेट सेक्टर रहा है ये, और ये सेक्टर ही कल अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए एफआईएस के आंकड़े शायद इतने जबरदस्त आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पूछते हैं बागले साहब से, सर बताइए 3 बाय आइडियाज आज के दिन एक साथ दीजिए। हेमंत, पहले तो मैं हिंडाल्को के साथ स्टार्ट करूंगा। Okay. 95 का स्टॉप लॉस, 207 का टारगेट, 1 से 2 दिन। सारे स्टॉक्स में क्लियर ब्रेकआउट आए हैं और प्रायर स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो रीजंस तो मैं दूंगा नहीं। दूसरा होगा डीएचएफएल हाउसिंग की, तो आई थिंक बजट में काफी कुछ बात हुई है, सो 291 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 306। और तीसरा है बाय इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, स्टॉप लॉस 342, टारगेट 366। चलिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, दीवान हाउसिंग में अच्छी तेजी बनेगी। और हिंडाल्को पर नजर रखिए। प्रकाश दीवान साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं, माइक अप हो चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका व्यू मार्केट पर क्या है, उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या है। ध्यान रखिए, कल उन्होंने कहा था कि पीएसयू बैंक्स खरीद लीजिए सुबह सुबह, और देखिए क्या तेजी बनी है पीएसयू बैंक्स में। तो आज कौन से सेक्टर पर, स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं, ये हम उनसे कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन एफएनओस में किस तरह की पोजीशंस बनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पुट कॉल रेशियो कहां पहुंचा है? बहुत कंफर्टेबल, 1। वाह। और इस बार इसकी क्रेडिट जानी चाहिए एफआईएस को, जिन्होंने तेजी की पोजीशन नहीं बनाई। अगर वो बना लेते, क्योंकि ट्रेडर्स तो पहले से तेजी में थे और उन्हें फायदा भी हुआ। एफआईएस अगर तेजी की पोजीशन बना लेते तो पुटकॉल रेशियो काफी ऊपर भाग जाता, फिर डर लगता। तो पुटकॉल रेशियो एकदम बैलेंस्ड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात, सबसे बढ़िया आंकड़ा जो कल के वायदा कारोबार में वो है बैंक निफ्टी का। 4,85,000 शेयर एक ही दिन में बैंक निफ्टी में जुड़े एक साथ। मुझे याद नहीं आता पिछली बार बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी पोजीशन इतनी तेजी के साथ कब बनी थी। तो इतनी जबरदस्त मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। आज एक्सपायरी का दिन है वीकली का, तो ऐसा लगता नहीं आखिरी 1-8 घंटे को छोड़ दें कि बैंक निफ्टी कमजोर होगा, संभावना ही नहीं है। और जब बैंक निफ्टी कमजोर नहीं होगा तो बाजार की कमजोरी बहुत ज्यादा हो नहीं सकती, ये पहला संकेत है। दूसरा ये कि पोजीशंस स्टॉक फ्यूचर्स में भी बनी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बनी है, आई मीन निफ्टी फ्यूचर्स में भी। तो सब तरफ तेजी की पोजीशन साफ तौर पर बनी है। 19,800 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए काम करेगा क्योंकि ज्यादातर एक्शन कल के सेशन में इसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट पर हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है नहीं। निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब अगला अहम लेवल 8,800 का आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है, वैसे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9,000 के कॉल्स पर है, जहां 61 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन उससे ठीक पहले 8,800 को पार करना है आपको, और वहां पर 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो होगा क्या, 41 लाख शेयरों का ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बाजार को वहां रोकने की कोशिश करेगा, और वो इसलिए करेगा एफआईएस के डेटा आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार है। 8,700 को आज निर्णायक लेवल के तौर पर मानकर चलें। कॉल्स में 34 लाख शेयरों का वहां पर इंटरेस्ट है, तो पूरी तरह से तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये चाहेंगे कि 8,700 के ऊपर रहे बाजार, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल्स बेचे उनकी कोशिश ये होगी कि एक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है अगर, और 8,700 के नीचे रखें, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन धीमे धीमे थोड़ी हल्की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग ये रहा है 8,650 को तोड़ने के लिए इंट्राडे में बाजार तैयार नहीं है। वॉलेटिलिटी यहां से थोड़ी बढ़ सकती है, और बढ़ने की रीजन सिर्फ एक ही है, वो ग्लोबल फैक्टर्स होंगे। लोकल फैक्टर्स में अब आपके लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। 8 फरवरी को क्रेडिट पॉलिसी आएगी, ब्याज दरें घटे तो ठीक, नहीं घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एकदम लेवल परफेक्ट है यहाँ पर। हाँ, ग्लोबल संकेत आपको उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, तो ऐसे में अपने स्टॉप लॉसेस जरूर रखें और तेजी के व्यू के साथ बाजार में उतरें। बाय एंड डिप्स का मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बाय एंड डिप्स का मार्केट है। और देखिए 26 दिसंबर को 7,900 का लेवल था निफ्टी का, और वहां से 10% की जोरदार तेजी हो चुकी है। तो अभी भी भाग ले लीजिए इस तेजी में। ये राय निकल कर आ रही है, और दीवान साहब के पिक्स पर रखिए नजर। थोड़ी देर में ब्रेक के बाद वो आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर वो बुलिश हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत बाद आपको ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय निकल कर आ रही है, और 5 स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर एक्शन आज बनने वाला है। ये सब ब्रेक के उस बाद।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और ये रही राय हमारे एक्सपर्ट्स की आज निफ्टी को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आती हुई देखिए सिमी भौमिक कह रही हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, टारगेट दे रही हैं 8,765 का और उसके बाद 8790 तक भी जा सकता है। 8680 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की राय खरीदारी की 8,650, उनका स्टॉप लॉस है 8,800 और 8,850 दो टारगेट ऊपर के। 8,800 का टारगेट राकेश बंसल का भी निकल कर आया है, वो भी कह रहे हैं तेजी में ही ध्यान रखना चाहिए आपको। 8640 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। कुणाल सराव की खरीदारी के मूड में 8,680 के स्टॉप लॉस के साथ 8,780 का लक्ष्य। ये के प्रभाकर कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 8840 का लेवल उनके जहन में है। 8630 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए। 5 एक्सपर्ट की राय रखिए आपके सामने और देखिए पांचों के पांचों बुलिश। और साफ तौर पर जो लेवल्स अहम नजर आ रहे हैं वो है 8,650 के आसपास के, वहां पर बाजार पर है मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तरों पर 8,800 से लेकर 8,850 की रेंज में जाकर रुकेगा बाजार, ये मानना है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स का। ऑलराइट, ये तो बात हुई आज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रह सकते हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। सोना कोयो लंबे समय से जिस डील का इंतजार था, फाइनली कल देर शाम उसका ऐलान होता हुआ दिखा है। हिंदुस्तानी प्रमोटर जापानीज प्रमोटर को पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे और ये डील होगी 84 रुपए में। 26% का हिस्से के लिए एक ओपन ऑफर भी आएगा, तो 84 रुपए पर ओपन ऑफर आएगा। 419 करोड़ रुपए की कैश ट्रांजेक्शन में ये डील पूरी हुई है। अपार इंडस्ट्रीज के नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए। मुनाफा देखिए करीब करीब 55% बढ़ा है। इनकम में जरूर 3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन मार्जिन सुधरे 6.5% से बढ़कर ये 8.5% हो गए, तो यहां पर तेजी बन सकती है आज के दिन। और मार्जिन दमदार सुधरे हैं CCL प्रोडक्ट्स के भी, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और ये स्टॉक आप देखिए आज बड़े एक्शन में रह सकता है, क्योंकि मुनाफा 76% बढ़कर आया है। आय में लगभग 35% की बढ़त है और मार्जिन 21.5% से बढ़कर लगभग 27% के आसपास। अनुमान से बेहतर रहे हैं क्यूमिंस इंडिया के नतीजे भी। देखिए अनुमान लगाया जा रहा था कि 182 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी पेश करेगी और पेश किया 198 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। अनुमान था कि मार्जिन 15.25% के आसपास आएंगे, 15.5 पौने 16% के आसपास मार्जिन भी इन्होंने क्लॉक किए हैं, तो यहां पर भी तेजी बन सकती है आज के दिन। पेट्रोनेट, LNG और गेल ये दो स्टॉक रहेंगे रडार पर। कल बजट में ऐलान हुआ सरकार की तरफ से LNG पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है और साथ ही ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के तौर पर LNG का इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। इसके चलते इन दो शेयरों में एक्शन पर नजर रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और प्रकाश दीवान साहब से भी बात की जाए। सर बताइए, बजट के बाद तेजी बरकरार रहेगी, 9,000 होने वाली है निफ्टी? बिल्कुल गुंजाइश है, होनी भी चाहिए। वैलेंटाइन डे से पहले? वैलेंटाइन डे से पहले से बिल्कुल। वाह, वैलेंटाइन डे से मतलब वैलेंटाइन डे को 14 फरवरी से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस दिन तो आप फ्री नहीं होंगे, इसलिए फिर तेजी से पहले हो गई तो बढ़िया है। पर ये भी है कि जो तेजी जिस प्रकार से आ रही है उसके कारण देखें तो वो लेफ्ट आउट फीलिंग की वजह से ही आ रही है। तो फिर कल भी जो ऐसे जैसी बजट स्पीच खत्म हुई और बाइंग शुरू हुई, इसका मतलब ये है कि कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा, ले ली जाए, सब चीज बाइंग हो गई। उसके बाद अब देखिए जो लोग रह गए, अब आज नए नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स का जो वो होगा, उल्लेख होगा, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस तो अभी भी स्ट्रेच होने लगे। और पिछली साल हम लोग जब बजट में गए थे तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट से गए थे, इस बार बहुत पॉजिटिव उससे गए। तो आई थिंक अबाउट क्लोजर टू 9,000 शुड बी अ गुड लेवल टू बुक प्रॉफिट्स, मेरा मानना है। और करेक्शन वहां से इंटरनेशनल फैक्टर से ज्यादा आ सकता है, डोमेस्टिक में तो कुछ अब दिख नहीं रहा। और हो सकता है कि GST लागू पड़ने के बाद जो अगला बजट है वो शायद 12 महीने बाद नहीं आए, 16 महीने 18 महीने बाद भी आए, क्योंकि एक लॉजिक गवर्नमेंट के पास रहेगा कि 1 जुलाई से GST अगर लागू हुआ तो उसको 1 साल दिया जाए और फिर आंकड़े गिने जाएंगे। तो ये बजट काफी समय तक एप्लीकेबल रहेगा, इस प्रकार का है। आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, कोई चिंता की बात। तो सर स्टॉक बताइए जहां पर लोगों को तेजी करनी चाहिए और पैसा बनेगा। देखिए, आप जैसे हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की, दूसरा एक कंजम्पशन का जो थीम रहा है, तो मैं समझ रहा हूं कि जैसे ये जो 5% स्लैब जो हुआ है, जो 5% 10% से घटा के,
उसमें जिस टाइप की एलिजिबिलिटी होगी, कंप्लायंस बढ़ेगी, लोग मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग टैक्स नहीं भरने में इंटरेस्टेड रहते, पर अब मेरी समझ में ये जो आया कि जो जैसे 6 लाख की आय वाला आदमी है, जो नॉन सैलरीड इनकम वाला है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो भी है, वो आज अगर उसको समझ आती है कि सिर्फ 5% भर के मैं सारा अपना खाता क्लीन कर सकता हूं, तो हो सकता है इनकम 5 की दिखाए, 6 की ना दिखाए, लेकिन 5% भर के वो टैक्स बेस बढ़ेगा। एग्जैक्टली। सो वो जिस टाइप का कंजम्पशन इससे आएगा आगे चल के, और उसमें खास करके एफएमसीजी स्टेपल्स की बात जो कर रहे हैं, रिटेल की बात कर रहा हूं, इन सब में तेजी अच्छी खासी आएगी। अगले 2 क्वार्टर बाद आपको शायद नंबर्स दिखे। एक स्पेस जो मुझे लगी, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तो बहुत चर्चा हो चुकी है, so I'll not repeat that, but कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इस बार ये होगा कि रेलवे स्टेशन पे जैसे आपने एलिवेटर्स लगाने की बात की, एस्केलेटर्स लगाने की बात की, ये जो मॉडर्नाइजेशन वाला जो काम है, ये बहुत कम कंपनीज कर पाती हैं जो ईपीसी में है। हर एक के बस का है नहीं ये करना। और अगर सरकार इरकॉन और इन सब के भी पब्लिक इश्यूज लाने की बात करेगी, तो उसके लिए वैल्यू इनको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने एसेट्स में। एक कंपनी जो मेरे जहन में आती है, वैस्कॉन इंजीनियर्स करके है, एक्चुअली है पूना हेडक्वार्टर्ड कंपनी। इनके जो प्रमोटर्स हैं, इन्होंने कुछ समय पहले एक गलती की थी, ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी चले गए थे, और वहां पे उन्होंने कर्जा बहुत उठाया, उसकी वजह से दबाव रहा, बैलेंस शीट की थोड़ा शेप जो है वो बिगड़ भी गया। बट अदरवाइज इनके जो बिजनेसेस है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, L&T, गोदरेज, इन सब के लिए। तो आज जब हम इन सब की बातें कर रहे हैं, हाउसिंग कंपनीज की या कंस्ट्रक्शन कंपनीज की या रियल एस्टेट डेवलपर्स की, तो वहां का काम ये लोग काफी करते हैं। और एनबीसीसी से भी इनकी बातचीत चल रही है, कोई ना कोई बड़ा काम मिलने की उम्मीद है वहां से भी। सो अगर वो हो जाता है तो फिर तो मतलब एक अलग ही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखेगी। आई थिंक इट्स ए कंपनी विच हैज वेरी स्ट्रांग पेडिग्री। थोड़े से फंडामेंटल्स वीक थे, फाइनेंशियल्स वीक थे, बट वो कहीं ना कहीं इस माहौल में सुधरने की पूरे आसार दिख रहे हैं। ओके, तो वैस्कॉन इंजीनियरिंग ये है एक बेहतरीन शेयर जहां पर आप निवेश के मौके देख सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन, बताएंगे आपको किन शेयरों पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, बजट के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैसी हैं, बाजार के जाने माने दिग्गज मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे समझेंगे कि एफआईज को बजट में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और उनकी तरफ से बिकवाली कब लौटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब इस ब्रेक के बाद। खरीदारी कब स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले प्रकाश दीवान ने कहा वैस्कॉन इंजीनियरिंग उनको पसंद है, और ब्रेक से पहले संदीप वागले साहब ने कहा हिंडाल्को, DHFL, गोदरेज, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सेल साइड का आइडिया भी है। वागले साहब बताइए कौन सा है वो? हेमंत, कल जेट एयरवेज कल के मार्केट में कुछ 3% डाउन था, और अगेन अनिल जी का मॉर्निंग स्पॉट था। तो जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ये नीचे जाएगा बिल्कुल, और पैटर्न भी बेरिश है। तो मैं 396 के स्टॉप लॉस से बेचूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 378। 1 से 2 दिन का व्यू है। 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर जेट एयरवेज में बिकवाली की जा रही है। एक और बात ये भी, कल बजट में जो ड्यूटी घटाने की बात एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, 12% से कम करके एटीएफ पे 8% ले आएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं, तो कुछ खास पॉजिटिव हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सर्विस टैक्स नहीं बढ़ाया, वो एक जो झटका लग सकता था वो नहीं लगा, तो कुल मिला के वो राहत की बात जरूर है। लेकिन अल्टीमेटली ड्यूटी नहीं घटना शायद वो नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, एटीएफ के दाम भी कल बढ़े थे, क्योंकि कल एक्चुअली सब लोग बजट में बिजी थे, तो एटीएफ के दाम बढ़ गए, पता ही नहीं चला कब बढ़ गए, क्या हो गया। अच्छा, सोना कोयो, प्रकाश इस स्टॉक पर राय दीजिए। ये तो बिक गई कंपनी, लेकिन जिस भाव में बिके वो ठीक है क्या, 84 रुपए? क्योंकि लोग तो अंदाजा लगा रहे थे कि 100-125 ज्यादा उम्मीदें थी। हाँ, तो अब क्या होगा? क्या जापानीज प्रोमोटर आ गए, वो सोच के खुश होके खरीदा जाए शेयर, या 84 रुपए का भाव देखकर बेच के निकल जाए? इसमें प्रमोटर, जापानीज प्रमोटर्स के आने से शेयर का भाव बढ़ेगा या वो होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये रहा है कि ये हमेशा एक OEM ड्रिवन कंपनी है, बिजनेस रहा है। जितना मारुति ने माल उठाना है उतना ही उठाना। मारुति की ग्रोथ की वजह से जो ये बढ़त हासिल हुई है, वो एक पीक आउट सी होने लगी है। और जो जापानीज कंपनी आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उनको ग्लोबल फुटप्रिंट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इससे काम आएगा। इसके जैसी दूसरी कंपनी देखिए जो कतार में है,
काफी कई जगह पे एक्विजिशंस की तो मतलब ऑटो एंसिलरी में कंसोलिडेशन के बिना ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। सही बात है। तो उस वजह से सोना गोय जैसी दूसरी जो कंपनीज हैं वहां भी इंटरेस्ट होना। सर हिंट दे रहे हैं आप, नाम भी बताइए। हाँ, नहीं मतलब ऐसा है जैसे मारुति कल जैसे अली ने कहा बजट की वजह से कई चीजें न्यूज फ्लो इग्नोर हो गया। मारुति के सेल्स नंबर को देख लीजिए, जबरदस्त है। अब इतने बढ़िया आए। कल मारुति ने लीड किया नया लाइफ इसमें। हाँ बिल्कुल। अब उस वजह से देखें तो कई कंपनी उसको सप्लाई करती है। जैसे एक कंपनी है सुब्रोस, जैसे मारुति को मतलब मारुति के सबसे ज्यादा बड़े सप्लायर एसी के हैं। मारुति की कोई गाड़ी एसी के बिना नहीं आती। दूसरी चीज ये हो रही है कि अब अगले साल से ट्रक कैबिन्स में एयर कंडीशनिंग कंपलसरी हो जाएगी। सही बात है। अब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी सबके बस की नहीं है। विदेशों में तो ट्रैक्टर भी एसी वाले होते हैं कैबिन्स बना के। हाँ हमारे यहाँ, लेकिन हाँ वो अभी ट्रैक्टर जो मिलते हैं वो ऐसे ही एयर वेंटिलेटेड हैं, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी। नेचुरल हवा आती है। हाँ, तो ये इसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग का जो समावेश है एंसिलरी के उसमें आप देखिए कौन सी और कंपनीज है। सुब्रोस के अलावा आपको कोई वो नहीं आएगी। तो इस टाइप की कंपनी जो है लीडरशिप वाली, वहां पे मुझे लगता है एक री रेटिंग। अच्छा सर ये बताएं वागले साहब, चार्ट देखकर सोना कोयो के किस लेवल पर बेच देना चाहिए? जिन लोगों ने इस खबर के दम पर लिया है, वैसे भी सेल ऑन न्यूज तो हो ही जाता है ज्यादातर केसेस में, और अगर बेच देना है तो फिर किस लेवल पर? नहीं, ये मंथली पैटर्न इसका बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, जब तक ये 70-72 के ऊपर रहता है, मुझे लगता है 115-118 तक का भी। वहां से तो 12 रुपए नीचे, आप तो बोलो 14 रुपए। हाँ, तो 115 का भी व्यू अपसाइड देखो ना, यहाँ से 84 है, तो अच्छा। 115 मतलब 30 रुपए हुए ना। और चलो महीना भर छोड़ दो, हम तो आज की बताओ सर। महीने भर न्यूज आने के बाद कौन महीना भर रखेगा? नहीं, फिर आज की मतलब कल का जो हाई है, हाँ। कल परसों का ये स्विंग है जो 90 है, ओके, वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो एक 10%, तो अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इंट्राडे में स्ट्रिक्ट? 79 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट, ये रेंज। ऑलराइट, चलिए तो ये स्टॉक है जो आज एक्शन में रहेगा। अच्छी रैली देखिए इस खबर से पहले ही हो चुकी है, तो आज आपकी नजर होनी चाहिए मुनाफा वसूली पर। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं बजट के बाद, खास तौर पर नियति जुड़ चुकी है? नियति बताइए। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है बजट के बाद, और सीएलएसए जैसे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मान के चल रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट था, और जो लोक लुभावन एक्सेसिव होने वाला था ये बजट, वो नहीं था। इससे ये काफी ज्यादा खुश है। फिस्कल डेफिसिट का नंबर इनको अच्छा लगा है, भरोसेमंद लगा है। आईटीसी एक सबसे बड़ा विनर है, और इसी पे आपको निवेश करने की लंबे अवधि के लिए सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से ड्यूटी 6% बढ़ाई गई है, और कंसेंसस एस्टिमेट्स थे कि 8 से 10% तक बढ़ेगी, वो कम बढ़ी है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और आईटीसी इसी में आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। हालांकि पीएसयू बैंक्स का जो रिकैपिटलाइजेशन का फिगर है 10,000 करोड़ रुपए का, वो इनको भाया नहीं है, वो नेगेटिव है, और ये उम्मीद करे कि शायद सरकार इनको एडिशनल मनी देगा। एलएनजी की ड्यूटी आधी कर दी गई है 2.5%, ये पॉजिटिव है। पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और आरआईएल के लिए कुछ हद तक जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज के ऊपर जो फंड करते हैं लोन्स पे 2 लाख रुपए तक का जो कैप लगाया है, वो मार्जिनली नेगेटिव हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, लेकिन इनको बेनिफिट मिलेगा लोअर फंडिंग कॉस्ट से। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मान के चल रहा है कि अब बजट का असर धीरे धीरे खत्म होगा, और वापस से मार्केट्स फोकस करेगा अर्निंग सीजन पे, और वो बेहतर होने की इनको उम्मीद है लंबी अवधि में। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई अगली पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की एक कटौती कर सकता है, और दिसंबर तक या सितंबर तक जो बैंक्स हैं वो अपनी एवरेज लेंडिंग रेट्स को 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक घटा सकते हैं। ये स्टेपल्स और सीमेंट सेक्टर पर काफी ज्यादा बुलिश है, क्योंकि रूरल सपोर्ट को काफी ज्यादा पुश मिला है इस बजट में। डॉइचे बैंक अपना आईटीसी पे जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा विनर है। 290 का इनका टारगेट था, इसे बढ़ा के इन्होंने 310 रुपए का कर दिया है। कंजम्पशन सेक्टर के लिए मध्यम अवधि में बजट पूरी ही तरह से पॉजिटिव है। आईटीसी और टाइटन इनके टॉप पिक्स हैं, और जुबिलेंट फूड्स पे भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। गोदरेज, नेस्ले और मैरिको और बजाज इलेक्ट्रिकल्स इनके और भी टॉप पिक्स में शामिल है। पीसी जूलर में भी आपको ये निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। सिटी दिसंबर तक का सेंसेक्स का लक्ष्य 3% की अपसाइड रिटर्न का दे रहा है। 29,000 तक का सेंसेक्स का इनका लक्ष्य है। फिस्कल डेफिसिट का नंबर इनको भरोसेमंद लग रहा है। एचडीएफसी भी अपना सेंसेक्स का जो टारगेट है वो 30,000
500 का मेंटेन करा है और फिलहाल ये ओवरवेट है पूरे ही इंडिया पर। तो ये थी तमाम एफआई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स बजट के बाद। लेकिन हम रिपोर्ट्स के साथ साथ आपको लाइव बताना, सुनाना, समझाना जरूरी कि एफआईएस का मूड कैसा है इस बजट पर, क्योंकि कल हमने देखा बजट के बाद आंकड़े आए छोटे खरीदारी के, बड़ी खरीदारी नहीं है, यानी कि मूड थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन बड़े एग्रेसिव होकर तेजी भी नहीं कर रहे। तो क्या वजह है, क्या मूड है एफआईएस का, ये जानने के लिए हमारे साथ देश की दिग्गज एफआई ब्रोकरेज हाउस के एमडी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई साहब हमारे साथ हैं कार्यक्रम में इस वक्त। रिदम सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बजट कम पसंद आया क्या? नहीं, बजट तो ठीक था। बजट में एक्चुअली आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज है यह है कि फाइन प्रिंट में कुछ भी नहीं था जी। अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों से हर एक फाइनेंस मिनिस्टर फाइन प्रिंट में सब बॉम्ब्स डाल देते हैं। तो बजट स्पीच में तो कुछ पता नहीं चलता है, फिर वो खत्म होता है, उसके बाद सब बॉम्ब्स बर्स्ट होते हैं और फिर मार्केट्स में ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन ये टाइम एकदम फाइन प्रिंट क्लीन था, तो क्रेडिट टू फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने ये टेम्पटेशन सकम नहीं हुए कि फाइन प्रिंट में डाल देते हैं। एक्चुअली काफी सिंपल बजट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जैसे बजट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि मैं ढूंढ रहा था 7:30 रात तक कि कुछ खराब मिल जाए, तो नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो ये बजट का सबसे बड़ा हेडलाइन ये है कि देयर इज नथिंग बैड इन द बजट। और सबसे अच्छा क्या लगा सर आपको, ये भी बताइए। नहीं, अच्छी चीज है ये कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि कैपिटल गेन्स टैक्स आ जाएगी, तो वो नहीं आई। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स पे क्लैरिटी आ गई। मेरे हिसाब से डेफिसिट का जो नंबर है वो ठीक ठाक है, नंबर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मार्केट की मीडियम और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए वो ये है कि सरकार ने कमिट कर दिया कि कर्ज जो है सरकारी वो जीडीपी की तुलना में 7% पे आ जाएगा अगले 5 साल में। ये बहुत बड़ा चीज है। आई थिंक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होता था, लेकिन वहां पे मैनिपुलेशन का स्कोप रहता था हमेशा। आप कर्ज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये क्रेडिबल टारगेट है, ये क्रेडिबल टारगेट। और 3 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया नेट बोरोइंग का, वो बड़ा पसंद आ रहा है। नहीं, वो ये साल का नेट बोरोइंग वो मैं फोकस नहीं हूँ उसमें। ऐसा है कि उन्होंने स्मॉल सेविंग का क्रेडिट ले लिया है, तो हो सकता है उतना नहीं भी आए तो थोड़ा नेट बोरोइंग बढ़ जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो अगले 5 साल में उनका जो टारगेट है कि जो 68% आज जो कर्ज है सरकारी वो हो जाएगा 60, तो उससे मुझे बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि सरकार का कर्ज नीचे जा रहा है, और वो इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज निकली है कल बजट से, तो ये पहली पॉजिटिव है। दूसरी ये है कि मास हाउसिंग को काफी सपोर्ट मिला है, और मेरा मानना है कि हाउसिंग क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को, आप देखो एम्प्लॉयमेंट की तरफ से या ग्रोथ के हिसाब से, वो सबसे बड़ा होता है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को बड़ा धक्का दे दिया है 5% टैक्स रेट काट के। ये छोटा टैक्स कट नहीं है। अब उनके सामने ये दुविधा होगी कि हम पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 1% काटे या सिर्फ मीडियम और स्मॉल स्केल के लिए 5 करें। और आई थिंक द चॉइस वाज द राइट वन, क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो लार्ज स्केल सेक्टर से कई गुना ज्यादा है, तो इससे भी एक एम्प्लॉयमेंट को आपको पुश मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी नहीं है एक्चुअली, जो ये फोकस रखा है ग्रोथ पे, आई थिंक दैट इज अ गुड वन। और 72,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो हर बार इस तरह के बड़ी बड़ी फिगर आती हैं, आपको लगता है इस साल अचीवेबल हो सकता है या फिर खाली ये टारगेट ही रहने वाला है? तो मैंने जो कहा पहले कि मैं ढूंढ रहा था कि बजट में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद नहीं आया, तो बस ये एक ही चीज है जो मुझे मिली, जो एक्चुअल में पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि एक तो पहले जो आपने कहा कि टारगेट हमेशा मिस हो जाता है, तो ये टारगेट रखने का तो मतलब नहीं है। हाँ, मतलब उसके जस्टिफिकेशन नहीं है। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, यू आर कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, क्योंकि अगर आपने ये अचीव कर दिया तो इसका ये मतलब है कि अगले 12 महीने में मुझे $11 बिलियन का सप्लाई आने वाला है। अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो उसका ये मतलब है कि फिस्कल पे प्रेशर आएगा, तो दोनों तरफ से आप फंस गए इसमें। कैश 22 सिचुएशन। हाँ, तो ये मुझे ये जो है टारगेट वो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अगर उन्होंने इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर लिया
तो फिर सिलसिला अलग हो जाएगा। नहीं, अभी तो 45,000 करोड़ रुपए का इस साल का जो टारगेट था वो भी अचीव होना काफी मुश्किल लग रहा है। नहीं आपको? यस, अभी 21 हुआ है तो 24 और करना है, तो मुश्किल तो है। अगले 7 हफ्तों में उनको काफी अचीव करना है। सर, बजट को देखने के बाद क्या कुछ सेंसेक्स निफ्टी के टारगेट्स आपकी रिसर्च टीम ने अपग्रेड किए हैं? नहीं, हमने कोई चेंज नहीं किया। कोई चेंज नहीं किया है। देखो, जो नैरेटिव है इंडियन मार्केट का ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में तेजी है और जो इंडिया का परफॉर्मेंस है उसका 80% श्रेय ग्लोबल मार्केट्स को जाता है। डोमेस्टिक फैक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। दिसंबर से चल रहा है, ये बड़े जोर शोर में इमर्जिंग मार्केट चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, जनवरी में भी अंडर परफॉर्म किया। तो आप एक चार्ट लगा देना यहाँ पे कि इमर्जिंग मार्केट में क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आप इंडिया बहुत लो है लिस्ट पे। लेकिन सर फिर एफआईएस खरीद क्यों नहीं रहे? पिछले 2 महीनों से मूड ही नहीं, वो इमर्जिंग मार्केट का सिलसिला था। तो आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन में टर्न अराउंड हो गया है, क्योंकि ईएम में इनफ्लो आने लगे हैं। इंडिया में इनफ्लो जब आता है जब ईएम में आता है। अगर आप देखो तो पिछले 2 साल में तो जनवरी 15 की बात है, इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो में इंडिया का वेट करीबन 16% था। तो इंडेक्स वेट 8 है और उसके ऊपर 8% का एक्टिव पोजीशन था। वो जो एक्टिव पोजीशन है पिछले 2 साल में आधा हो गया है। तो अब जाके मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल सिचुएशन आई है, तो अब यहां से वेट बढ़ सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है फ्लो का, वो इमर्जिंग मार्केट पे निर्भर है। तो वो अगर इमर्जिंग मार्केट में फ्लो नहीं आया तो इंडिया में भी फ्लो नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन आपको उसकी चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक बाइंग तो चलती रहेगी। और अगर आप देखो तो डोमेस्टिक बाइंग एफआईआई से बढ़ गई है और ये रहेगा सिलसिला मेरे हिसाब से अगले चंद सालों तक। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये तो बात हुई बजट की, लेकिन बजट के बाद कौन सी थीम, कौन से सेक्टर्स और किन किन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बजट का, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे रिदम सर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई साहब, और बजट से बाजार पर असर पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, एक जो अब हमें डर बचा है वो हमें ट्रंप साहब का बचा है। एक आईटी, एक फार्मा, 2 सेक्टर पर तो हमने देख लिया कि किस तरह से उनके एक स्पीच से सब घबरा जाते हैं। तो पहले तो ये बताएं अमेरिका से कितना डरने की जरूरत है, और दूसरा ये आईटी फार्मा शेयर इतने गिर गए हैं, ये क्या इन्वेस्टमेंट के लायक हो गए हैं या अभी भी थोड़ा संभल के रहे तो ठीक है? जब भी डर की बात होती है ना तो मुझे शोले का डायलॉग याद आता है, जो डरा सो मरा। तो जहाँ डर होता है वहां पे आप निवेश करो। ओके, डर के आगे जीत है। डर के आगे एक और डायलॉग है। आज डायलॉग का दिन हो गया। नहीं, अनलेस देयर इज फियर ना, अनलेस देयर इज फियर यू कैन नॉट मेक मनी। तो मेरा मानना है कि यहाँ से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को खरीदा जाए। ओके, और इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने इतना मिसप्राइस कर दिया है कि आगे जाके आपको रिटर्न मिल जाए। फार्मा में सेक्टोरल कॉल नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज है, तो उसमें सेक्टर कॉल मैं नहीं ले सकता हूँ। इसके अलावा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या बड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं? सरकार ने जिस तरह से कल बजट में भाषण में कहा कि कंसोलिडेशन की बात उन्होंने कही, उसको आपने किस तरह से पढ़ा? नहीं, सो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी रिफॉर्म हो चुका है। ओके, सब ऑयल एंड गैस कंपनीज अब प्रॉफिट्स बनाती है, पहले नहीं बनाती थी। डीरेगुलेशन हो गया है, इससे बड़ा रिफॉर्म और हो नहीं सकता है, और केरोसिन डीबीटी में जा रहा है, तो ये हो गया, आपका रिफॉर्म सब हो गया। अब आई थिंक जो मेरा मानना है, मैंने किसी से बात नहीं की है, मेरा सिर्फ अंदाज है ये कि इंडिया को अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑयल के दाम काफी कम है और अगले 10 साल के लिए इंडिया को ऑयल की जरूरत है। तो कल उठ के अगर ऑयल का दाम $100 हो गया तो आप थोड़े से सिक्योर रहेंगे, अगर आपने ये लो लेवल पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर बना दिया तो ये चेष्टा है। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्चुअली बोला भी अपने स्पीच में कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ा रहे। अब वो बढ़ाने के लिए आप अपने जो 2 ऑयल कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो उस सब अचीव करने के लिए आपको बड़े बड़े कंपनीज बनानी पड़ेगी, तो मे बी मर्जर का ये सिलसिला है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, ये आपका हमेशा से फेवरेट रहा है। मैं तो कल आपको याद ही कर रहा था जब बजट के बाद इतनी तेजी हो रही थी, बैंक निफ्टी 20,000 के पार निकला। तो ये बताएं सर, क्या अभी भी ये सेक्टर आकर्षक है? अगर है तो इसमें क्या पसंद है?
प्राइवेट बैंक, PSU, छोटे बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अब तो बड़ा मार्केट हो गया है। हाँ। तो कल तो मेरे हिसाब से बेटा ट्रेड था, ऐसा कुछ बजट में नहीं था जिसके कारण बैंक्स में तेजी आनी चाहिए, लेकिन बाजार बढ़ रहा था तो बैंक्स यूजुअली लीड द मार्केट। बैंक्स में एक थोड़ी सी चेतावनी है कि अगले 6 महीनों में थोड़ा सा निम कंप्रेशन होगा रिटेल बैंक्स में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उनका कम होगा, क्योंकि उन्होंने दिसंबर में जोर से रेट काटे थे, करीब 100 बेसिस पॉइंट से रेट काट दिए थे, तो उसका असर अर्निंग्स पे पड़ेगा। दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि लोन ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी आ गई है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कल उस पर थोड़ा सा बजट स्पीच में ध्यान दिया था। तो ये दो काउंटरिंग फैक्टर्स है। तो इसका जो बेनिफिशियरी है मेरे हिसाब से एनबीएफसीज है, कि एनबीएफसीज का जो लायबिलिटी प्रोफाइल है, जो उनकी फंड रेजिंग है, उस पर जो रिप्राइसिंग है वो एकदम फटाफट हो जाती है, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। रिटेल बैंक में बहुत लंबा होता है, तो टाइम लगता है उधर रिप्राइस होने को। तो मुझे लग रहा है ये रैली जो है बैंक में विल बी लेड बाय एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज लेड रैली होने वाली है। इस नोट पर एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी बजट के और खास बातों पर बातचीत करेंगे। रिदम देसाई जी हमारे साथ बने हुए, आप भी देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई सर। रिदम सर, एक थीम जो आपको हमेशा से पसंद है, जबरदस्त प्रदर्शन भी, और सबसे बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन के बाद भी असर पड़ा नहीं, कंजम्पशन, FMCG सेक्टर। इस बजट के बाद इस पर क्या व्यू आपका? क्या ये अभी भी अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहेगा हिंदुस्तान में? तो अनिल जी, ऐसा है कि ग्रोथ के 4 पिलर्स है, ओके, 4 इंजन है, उसमें से एक इंजन है पब्लिक सेक्टर कैपिटल स्पेंडिंग, वो जोर शोर में चल रहा है, ये बजट में पूरा सपोर्ट है, राइट, और वो नंबर करीबन 10% के लेवल पे पहुंच जाएगा ये साल, और ये ऑल टाइम हाई है। तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द मोदी सरकार, क्योंकि जब वो आए थे तब ये बहुत डिप्रेस था। उन्होंने आपने, मुझे याद है, फरवरी या मार्च 2016 में कहा था कि इसके संकेत आने शुरू हो गए। हाँ, तो ये पब्लिक कैपेक्स चल रहा है। दूसरा है एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ में काफी तेजी है अभी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रांग है, और आपने अगर देखा होगा तो दिसंबर 16 के टाइम पे ग्लोबल ग्रोथ करीबन 4% के लेवल पे पहुंच गया है। अगर आप मॉर्गन स्टैनली का फोकस देखिए या IMF का फोकस देखिए तो ये 3.3, 3.4 के आसपास है। तो हमने अब भी लिखा था लास्ट वीक कि ग्लोबल ग्रोथ में अपसाइड रिस्क है। तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, जो बड़ी परेशान थी पिछले 3 साल से, उनमें टर्न अराउंड आ रहा है। अब देख लेना अगले चंद महीनों में बहुत परफॉर्मेंस आएगा सब एक्सपोर्टिंग कंपनीज में, और जो डोमेस्टिक कंपनीज है जिनके पास बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स है, वहां पे भी टर्न अराउंड आएगा। ओके, तीसरा जो पिलर है वो है कंजम्पशन का। तो ये 2 चीज को लेके कंजम्पशन में रिवाइवल है, क्योंकि जॉब ग्रोथ वापस आ रहा है, तो ये काफी स्ट्रांग है। और ये तीनों चीज को मिला के फिर होगा प्राइवेट कैपेक्स, जो अब तक आया नहीं है। हम समझ रहे थे कि आएगा, लेकिन अब तक आया नहीं है। अब लग रहा है कि 2018 में आएगा। जब ये चारों इंजन चलेंगे तो आप गाड़ी तो बड़ी तेज से चलेगी, ग्रोथ वाली गाड़ी, लेकिन अब 3 वाले तो चल रहे हैं, और इसमें कंजम्पशन का बड़ा रोल है। और हमने एक इकोनॉमी को टेस्ट मिला नवंबर-दिसंबर में, राइट, और वो टेस्ट बहुत सक्सेसफुली कंजम्पशन पास कर दिया कि अंडरलाइंग appetite to buy things is good. So consumer is feeling good about his future and he is buying. तो कंजम्पशन में आई थिंक, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आई थिंक ठीक ठाक है। अच्छा सर, शुरुआत हमने बजट से की थी, अंत में बजट के सवाल के साथ ही करना चाहेंगे। अफोर्डेबल पॉलिटिकल फंडिंग, 2000 रुपये अब आप कैश ले सकते हैं, ये स्टेप जो सरकार ने पहले जिक्र किया था वो करके दिखाया, और FIPB को अबॉलिश करने के लिए अब रोड मैप आएगा। इन 2 कदमों को आप किस तरह से रीड करते हैं बजट में? सो एक्चुअली हमने बजट पे तो ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं है, एंड दैट्स ट्रिब्यूट टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, इतना सरल और क्लियर बजट है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का जो माहौल है, आई थिंक इट्स गॉट अनदर बिग पुश इन दिस बजट। तो आई थिंक इट टेक्स इंडिया टू अ डिफरेंट लेवल। करप्शन इंडिसीज में
जो वर्ल्ड रैंकिंग होता है वहां पे ऑलरेडी इंडिया ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर दिया है, तो इसे लेके और प्रोग्रेस होगा। और जैसे करप्शन कम होता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। तो रेटिंग अपग्रेड का केस बनता है इस बजट को देखकर? नहीं, रेटिंग अपग्रेड का केस सिर्फ कर्ज के लेवल पे बनता है। उन्होंने कहा है कि अब जब कर्ज नीचे लाओगे तब हम अपग्रेड करेंगे। तो वो जो पहला कमेंट मैंने कहा था कि जब बजट का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, तो उससे रेटिंग अपग्रेड का सिलसिला बनता है। और FIBP का भी देखना पड़ेगा कि क्या डिटेल्स आते हैं, लेकिन ये जैसे उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बंद किया, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जो जिससे इंडिया चलती थी, और इन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना और एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिफॉर्म। तो ये बड़ा रिफॉर्म है। तो सर, हर साल मैं एक कोशिश करता हूं कि आपको बजट के दिन पकड़ूं और बजट के तुरंत बाद आपसे पूछूं कि बजट आपको कैसा लग रहा है। आप हाथ में नहीं आते हैं, और इस बार आपने खुद 3 बार कहा कि सबसे आसान बजट, सबसे आसान बजट। तो अगले साल में आपको बजट के दिन छोड़ने वाला नहीं हूं। बिल्कुल। लेकिन आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बजट का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रिदम देसाई सर ये कहते हैं कि बेहतरीन बजट ये भारतीय बाजारों के लिए और इकोनॉमी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे SGX निफ्टी की तर्ज पर कमजोर खुलेंगे या फिर मामूली सी कमजोरी से काम चल जाएगा। रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, जहां कल शानदार मजबूती हुई। स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से बाजार का भरपूर लाइव एक्शन और आपके लिए ट्रेडिंग और निवेश के तमाम मौके हमारे एक्सपर्ट्स के साथ होंगे। तो स्वागत करेंगे आपका पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।